आप आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का जिसका नाम है कोई बात चले। आज हम कोई बात चले में एक बहस करेंगे। बहस बहुत जरूरी है और इसकी अहमियत कहीं ज्यादा है। वो इसलिए कि दुनिया जब मंदी के दौर में है और आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बाजार में क्या बनाया जाए और क्या बेचा जाए, इसको लेकर इस्लाम का दखल बढ़ता जा रहा है। आप यूं समझिए कि हिंदुस्तान और दुनिया के बाजार में ये अपनी तरह का पहला धार्मिक हस्तक्षेप है। इसके मुताबिक कोई सामान शरीयत के मुताबिक बना है या नहीं, वो इस्लाम के मानने वालों या उनके देश के अंदर बेच पाएगा या नहीं, ये सब कुछ ऐसी संस्थाएं तय कर रही हैं जो निहायती इस्लामिक हैं और सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि एक संस्था है इंटरनेशनल हलाल एक्रेडिटेशन फोरम जो दुबई में है और वो जिन कंपनियों को सर्टिफिकेट देगी उन कंपनियों का सामान अरब देशों में बिकेगा। इसी तरीके से भारत के अंदर भी एमएनसी के प्रोडक्ट्स हलाल है या नहीं, ये तय करने का अधिकार कुछ संस्थाओं ने ले रखा है, या यूं कहिए कि मुस्लिम संस्थाओं को दे रखा है। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि सामान बनाने बेचने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जिसे हलाल सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके लिए एक मोटी रकम भी देनी पड़ती है और एक अनुमान है कि 2025 तक सिर्फ इंटरनेशनल हलाल एक्रेडिटेशन फोरम को $1 अरब की कमाई इससे होगी। अब आप ये समझिए, दुनिया के दूसरे धर्मों की संस्थाएं इस तरीके की शर्तें रखने लगी तो फिर बाजार और समाज में मजहबी मारकाट नहीं मचेगी तो क्या होगा। मुद्दा बड़ा है और सवाल जरूरी है, इसलिए इस पर बात करने के लिए हम कई मेहमानों का रुख करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं ये अब हम आपको बताते हैं। शाजिया आलमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और इसके साथ ही मोहम्मद सखी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में ये समझने से करूंगी कि आखिर हलाल और हराम होता क्या है, और इसीलिए मैं पवन सिन्हा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, कॉमन जो समझ है उसके हिसाब से हलाल एक अरबी शब्द है और इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो इस्लामिक कानून पर खरा उतरता है, जो शरीयत पर खरा उतरता है। अगर हलाल सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि कारोबार में सीधा सीधा किसी खास धर्म के दखल को मंजूरी दी जा रही है सर्टिफिकेट के जरिए? पवन जी। देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक जो इस्लामिक कानून के अनुसार हमारे खान पान का एक तरीका है। तो कोई भी चीज जो सुन्नत है या कोई भी चीज जो हलाल है उसका उपयोग करना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें एक निश्चित तरीका है किसी चीज को काटने का, ज़िबाह करने का, किसी चीज को खाने का एक निश्चित तरीका है। लेकिन अब ये तरीका, इसका इस्तेमाल गलत होना शुरू हुआ। मॉरिशस में कुछ 57 देश मिलते हैं और कहते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अब वही चीज इस 57 देशों में बिक सकती है जिस पर हलाल की मोहर लगी होगी, और इसमें नमकीन भी है, इसमें मेकअप भी है। और आपको यकीन नहीं होगा, कोच्चि जैसी जगह में एक हाउसिंग सोसाइटी में भी इस सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ी। इस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे वहाँ मकान बन रहे, वो सोसाइटी बन रही है। ये जो है, ये रिलीजियस इकोनॉमी जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब दुनिया उस तरफ जा रही है। 57 देश बहुत बड़ी संख्या है और इस 57 देशों की नंबर 2 की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। अगर इसका इकोनॉमाइजेशन हो गया, ये मार्केटाइजेशन अगर अलग तरीके का हो गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम निकल आएंगे। जो व्यवसायीकरण की आप बात कर रहे हैं उस पर मैं आऊंगी सर। इस बीच में मोहम्मद सखी खान राठौर का रुख कर लेना चाहती हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। खान साहब, हम इसे दो तरह से समझें। एक तो ये कि सिर्फ क्या ये मांस से बने जो प्रोडक्ट हैं उन पर इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, या फिर जो बात पवन सिन्हा जी कह रहे हैं कि बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और वो मिल रहे हैं, उसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर कपड़े, सत्तू जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हम मांस की भी बात करें, मीट की भी बात करें, एक पिछले दिनों एक बहुत ही ऐसा वाकया आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैकडोनल्ड को लेकर के वो पूरा विवाद शुरू हुआ। मैकडोनल्ड ने ये
ट्वीट किया कि हमारे यहाँ जो भी मांस बिकता है वो सब हलाल है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी एक धर्म की भावना का ख्याल रखा जा रहा है और उसके लिए बाकी धर्म की जो भावनाएं हैं उसको ताक पर रखा जा रहा है? बाकी धर्मों की भावनाओं का अगर उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो इसे क्यों न माना जाए कि ये इस्लामीकरण की कोशिश है? खान साहब, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं, शरीयत का एक इम्तियाज है। शरीयत के मामलात बिल्कुल अलग हैं। ये हलाल कोई भी चीज हो, चाहे वो मीट हो, चाहे कपड़े से ताल्लुक रखने वाली चीज हो, चाहे वो मेकअप से ताल्लुक रखने वाली चीज हो, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए कहा जा रहा है, ना कि किसी आम आदमी पर थोपा जा रहा है। अलबत्ता हलाल के जहां तक मामलात हैं वो मुसलमान के लिए ये शरीयत का पालन करना, शरीयत मुताहरा का ख्याल रखना, हलाल खाना, ये हमको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। और इस चीज के लिए बड़ी बात यह है कि किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज भी नहीं किया जाएगा। कोई ये चाहे कि वो शरीयत में दखल अंदाजी करके हलाल को हराम में तब्दील करे, हराम को हलाल में तब्दील करे, तो ये किसी भी सूरत कहीं भी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में खान साहब मैकडोनल्ड का उदाहरण दिया, क्योंकि वो कंपनी ने जो ट्वीट किया उसमें सीधे सीधे कहा गया था कि हम जो मांस परोसते हैं अपने कंज्यूमर्स को वो सिर्फ हलाल है। तो वो तो तमाम धर्मों के लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक खास धर्म के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है? और अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए भी है खान साहब, तो क्या ये शरीयत से चलेगी पूरी व्यवस्था? जो कारोबारी व्यवस्था है, जो व्यापार है, वो शरीयत से चलेगा या फिर देश के संविधान और कानून से चलेगा? खान साहब देखिए, कारोबार को लेके आप क्या समझ रही हैं कि वो मुसलमान हराम खाना शुरू कर दें? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि कारोबार के मामलात को लेके आप ये चाहते हैं कि मुसलमान हराम खाए? तो ऐसा आप नहीं एक है। तरीके की पैरेलल व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं ना? क्यों? आप भारतीय संविधान के सामने एक तरीके की पैरेलल व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। शाजिया अलमी जी से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। शाजिया अलमी जी से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। मैं आपके पास आती हूँ सर, क्योंकि आपने साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि क्या मुसलमान हराम खाए। इसका मतलब ये है कि आप एक पैरेलल व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। शाजिया अलमी जी, मेरा सवाल ये है, हम एक सेकुलर मुल्क हैं और यहाँ पर जब भी ऐसे मामले आए हैं हमने आवाज उठाई है, चाहे वो किसी खास धर्म के नाम पर ठेले लगाने की बात हो या फिर कोई खास धर्म का जो लड़का है वो अगर डिलीवर करने गया सामान को और उसको इनकार कर दिया गया, वापस लौटा दिया गया, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हमने इसकी मजम्मत की है, जितना हो सके उतना की है। लेकिन ऐसे में अगर एक खास धर्म के नाम पर सर्टिफिकेशन किया जा सके, कारोबार बढ़ाया जाने लगे, तो फिर क्या कहेंगे इसको? क्या ये गलत है, एक तरीके की साजिश है? आप क्या मानती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी मर्जी के अनुसार जो उसकी खाने की आदतें हैं और उनको उस खाने को उसी तरह से खाने का पूरा अधिकार है। और जब भी हम किसी भी इस तरह की उलझन में फंसते हैं, हमारे पास एक किताब है, वो है संविधान। संविधान में साफ साफ है कि किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं सखी साहब से इस बात को कहूंगी कि जब तक ये सर्टिफिकेशन का जो सिलसिला आप शुरू कर रहे हैं, अब से पहले तो हम लोग खा ही रहे थे ना, हिंदू भाई हमारे और मुस्लिम भाई हमारे और सिख भाई सब अब खा रहे थे ना खाना अपनी पसंद का। तो ये सर्टिफिकेशन के लिए और उसको बिजनेस, इसका व्यवसाय बनाने की क्या जरूरत है? लोग जानते हैं। आप देखिए, मैं यूपी के परिवार से हूँ, एक मौलाना की बेटी हूँ, लेकिन हमारे अब्बा ने बाकायदा सिखाया और बताया कि बीफ खाना या गलत है, क्योंकि हमारे इतने हिंदू भाई हैं, देशवासी हैं, ये उनकी जो सेंटिमेंट्स है, जज्बात के साथ ये खिलवाड़ होगा। तो आज तक हमने ना तो देखा ना ही उसको खाने की किसी ने कोशिश की, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी हम लोग में। तो ये और ये जरूरी है कि हम एहतराम करें हर एक मजहब का। वैसे आपके सामने अगर कोई ऐसा खाना खाए या मजबूर करे आपको खाने के लिए जो आपके लिए गलत हो, और रमजान के 5 महीने में मैं कहना नहीं चाहूंगी उस शब्द को, लेकिन आप समझ रहे हैं किस लफ्ज की मैं बात कर रही हूँ और किस जानवर की मैं बात कर रही हूँ। आपको कितनी तकलीफ होगी। तो मापदंड बराबर से होने चाहिए सबके लिए। शुद्ध शाकाहारी व्यंजन मिलता है हमारे भोजनालय में, वो लोग जाते हैं और खाते हैं। हमारे जैन भाई और होते हैं, उनको वो भेलपुरी तक होती है,
या कुछ भी चाट भी होती है ठीक तो है, प्याज के बगैर ये एक डिबेट का विषय है और लगातार इस पर कई बार बहस होती है, टीवी पर होती है, सोशल मीडिया पर होती है। लेकिन जो सवाल हम इस प्रोग्राम के जरिए आज उठा रहे हैं, पवन जी मैं फिर से एक बार आना चाहती हूं आपके पास। सवाल यह है कि क्या अपने तरीके का एक धार्मिक दखल है ये? क्योंकि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया 57 देशों का, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के देश हैं और एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है। वो देश किस तरीके के कट्टरपंथ पर काम करते हैं, कट्टरपंथ के साथ जीते हैं, वो सब हम जानते हैं। सऊदी अरेबिया में किस तरीके का इस्लामिक कानून है हम सब लोग जानते हैं। क्या इस तरह के एक सर्टिफिकेशन के जरिए उसी सोच को सब जगह निर्यात करने की ये साजिश है अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ? पवन जी। अनइक्वली यस, ये इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में इस चीज को कहा गया था। ये सारे देशों ने कहा था कि अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो 57 देशों को एक साथ आना होगा, और जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, और एक कंडीशंस ये भी थे उसमें कि सभी 57 देशों को एक अपना सर्टिफिकेशन होगा, उस सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। और उसमें हल्दीराम जी भी आते हैं, उनके आलू चिप्स भी आते हैं, तो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड का मैदा तक आता है। अब बताइए हलाल का मतलब इनसे कहां से निकल आया? पतंजलि को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा। अब देखिएगा, अभी तो कपड़ों पर भी आएगा, बिल्डिंग्स पर भी आने लगा। जी हाँ, तो ये पूरा एक सिस्टम है, और इसे जमायत हिंद भारत में गवर्न कर रहा है। वो एक एनजीओ है और वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। और हमारे एफएसएसएआई जब एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो सर्टिफाई कर रही है, तो प्योरिटी की अपने आप एक मिसाल बन जाती है, सर्टिफिकेशन हो जाता है। सरकार की अपनी यही सवाल लेकर मैं खान साहब के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं शाजिया जी आपके पास आऊंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पवन जी उठाया है, आपने पूरी रिसर्च की है इस पर, मैं आगे भी आपसे इस पर बात करूंगी। लेकिन जो कि आपने एफएसएसएआई का जिक्र किया, एक बाकायदा सरकारी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो ये तय करती है कि कौन सा खाना ठीक है, कौन सा खाना ठीक नहीं है, किसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, किसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। खान साहब, अगर ऑलरेडी इस तरह की गवर्नमेंट बॉडी मौजूद है, तो फिर क्यों किसी खास धर्म के आधार पर यह तय किया जाए कि कौन सा खाना बाजार में जाएगा, कौन सा खाना नहीं जाएगा? और मुझे आप ये बताइए कि भारत जैसे सेक्युलर देश में अगर हर धर्म के हिसाब से ये होने लगे, तो फिर उस संविधान की जरूरत क्या रह जाएगी, उस गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत क्या रह जाएगी जो इस तरह के फैसले लेती है? क्या इस्लाम के आधार पर तय होगा सब कुछ? कुछ मुल्ला मौलवियों के आधार पर तय होगा ये सब कुछ? मैडम, खान साहब, का मसला नहीं है, मसला इस्लाम का है। मैंने सबसे पहले आपको ये बतलाया कि हमको अधिकार दिया है इंडियन लॉ ने, हम अपने मजहब के तहत पूरी आजादी के साथ जी सकते हैं। मजहब इस्लाम में ये मीट के मामलात को लेके बहुत कड़े मामलात है। जब तक किया जाएगा उसे शरीयत इस्लामिया ने बिला सर, आपकी दिक्कत यह है ना कि आप हर चीज में शरीयत को ले आते हैं। जिस देश में शरीयत के हिसाब से चल रहा है पूरा समाज, वहां पर क्या स्थिति है वो अगर मैं आपको गिनवाने लग जाऊं तो आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा सर। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे खान साहब पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के लिहाज से, आप ये कह रहे हैं इस्लाम के लिहाज से, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने पीने के बगैर, जो खाने पीने के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक हलाल मिल रही है सर, सत्तू हलाल मिल रहा है सर, कपड़े हलाल मिल रहे हैं। अगर इस तरह के जो कंपनीज हैं, इस तरह की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो अगर इस तरह के सर्टिफिकेट्स ले रही हैं, आप इसको गलत मानते हैं ना? सुनिए मेरी आप इसको गलत मानते हैं कि नहीं मानते? बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जिसको इस्लाम ने मेरे लिए, मेरी बहन बेटी के लिए हराम करार दिया है, सो कोई करोड़ बार उसे इस्तेमाल करने की बात कहे तब भी इस्लाम में उसे हराम माना गया है, तो कभी हलाल नहीं माना जाएगा। इसलिए एफएसएसएआई को आप मानते हैं कि नहीं? इस तरह की संस्थाओं को आप मानते हैं कि नहीं? ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेट देती है खाने पीने की चीजों को लेकर के, इसको आप मानते हैं कि नहीं खान साहब? नहीं, मैं क्यों मानूंगा साहब? अच्छा, आप नहीं, आप इस देश के कानून को नहीं मानते हैं, आप इस देश के कानून को, इस देश की सरकारी संस्थाओं को नहीं मानते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप कितना नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर अपने मजहब का, क्या आपको इल्म भी है इस बात का? मुझको बताइए, मैं ऐसी किसी चीज को कैसे मान लूंगा जो मेरे मजहब के खिलाफ होगी?
पवन सिन्हा जी, अच्छा पवन सिन्हा जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है शाजिया जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। शाजिया जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं मजहब का, जो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि किसी सरकारी संस्था को मानते ही नहीं है, जो सर्टिफिकेशन कंपनी है उसको मानते ही नहीं है। मुसलमान थे भाई हमारे, जी जी बड़े भाई हमारे, आप बताइए जब ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग नहीं आए थे, उतरे थे अपना बिजनेस का मॉडल लेकर, तो अब उससे पहले कोई कम मुसलमान थे? आप कोई कम मुसलमान तो नहीं थे ना आप। तो आप क्यों चाह रहे हैं एक अलग से एक बॉडी बैठे? आप क्यों लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपनी सोच और अपने एक पैरेलल ढंग से अपना ही काम करना चाह रहे हैं? आप कब तक आप मुसलमान रहे तभी क्या दिक्कत हो जाएगी अपने सर्टिफिकेशन के लिए लोग आएंगे? मतलब मुझे मालूम नहीं है कि आपका भ्रष्ट कैसे हो जाएगा अगर सर्टिफिकेट लिया हुआ आपको मीट नहीं मिलता है। आप जो दुकान चुनेंगे, दुकान से पता चल जाता है साफ साफ कि कौन सा किस तरह का मीट है। आप क्यों इस तरह के बॉडीज को और इस तरह की सोच को बढ़ावा देंगे? देखिए मुझे दिक्कत इससे नहीं कि कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जहनियत है ना कि हम अलग हैं, पूरा एक तरह से अलगाववाद पैदा करना, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आप पर कोई आक्रमण हो रहा है, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं हर एक चीज को? अब तक कोई आप कम मुसलमान थे भाई हमारे? हम लोग कोई कम मुसलमान थे? हमारे हिंदू भाई कोई कम हिंदू थे? क्यों ही आपकी सर्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत पड़ गई? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं मानेंगे कि जो इंडियन स्टैंडर्ड से आपको लगता है कि भारत की कोई भी बॉडी किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? कोई भी भारत का इदारा आपने अपनी बात रखी, खान साहब से छोटा सा जवाब मैं चाहती हूँ और उसके बाद पवन जी के पास जाऊंगी। खान साहब जो बात शाजिया कह रही हैं उनका उसका जवाब क्या है आपके पास? फिर आप ऐसी चीजें सर्टिफिकेशन की बातें ठीक है शाजिया जी, अब सुन लेते हैं जरा खान साहब को। खान साहब आपके पास क्या जवाब है? शाजिया इल्मी जी सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैडम मेरे शब्दों को समझने में या तो ताखीर कर रही है या फिर इनको उर्दू नहीं आती है, तब जाके इन्हें दिक्कत हो रही है। पहले मेरे बात को सही माने में समझ ली। आप ही जानते हैं भाई साहब, शाजिया जी एक मिनट। शाजिया इल्मी ने अभी जो मामलात कहे हैं आप इनको सही समाप्त कर रहे हैं। ये सही है कि किस दुकान पर कौन सा मीट बिक रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक नॉन मुस्लिम महल्ले में नॉन मुस्लिम आदमी मीट बेच रहा है, मेरा कोई उससे ऐतराज नहीं है, मैं वहां से नहीं खरीदूंगा। इसलिए कि मुझको ये जब तक तहकीक नहीं हो जाएगी कि ये हलाल मीट है कि नहीं है, मुझको नहीं खरीदना है। ये मुझको शरीयत इस्लामिया ने इजाजत नहीं दी है। मुझे हलाल चीज का जब तक प्रूफ नहीं होगा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी देगा तब भी हलाल नहीं होगी, मैं नहीं लूंगा। ये मुझको मेरे इस्लाम ने अधिकार दिया। साफ कह रहे हैं शाजिया, ये साफ साफ कह रहे हैं कि इनके लिए भारतीय संविधान से ऊपर भी कोई चीज है और इनको कोई मतलब नहीं है कि कानून क्या कहता है, इनको कोई मतलब नहीं है कि सरकारी संस्थाएं क्या कहती हैं इनको। ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस आती हूँ। पवन जी, अपना धर्म निभाइए, लेकिन उसको आप किसी और पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ। धर्म एक बहुत ही निजी विषय है, धर्म एक बहुत ही निजी विषय है और इसे किसी पर थोपने का अधिकार किसी को नहीं है, न किसी कानून के जरिए और न इस तरह के किसी सर्टिफिकेशन के जरिए। एक सेकंड, मैं आप लोगों के पास आती हूँ, लेकिन पवन जी का रुख करना जरूरी है। एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। एक सेकंड, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। पवन जी, एक रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो कि इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए, अभी जो दुनिया भर में खाद्य पदार्थों का जो बिजनेस है उसमें 10% हलाल प्रोडक्ट जो है उसका हिस्सा है और आने वाले दिनों में वो और बढ़ेगा, बहुत हद तक बढ़ेगा। ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है। कंपनियां जो हैं, चाहे वो भारत में हैं या फिर दूसरे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, वहां पर जो कंपनियां हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो इस तरह की मानसिकता को फॉलो नहीं करेंगी या फिर इसको नजरअंदाज करेंगी तो उनको बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। क्या इसकी आड़ लेकर के इस्लामिक सोच को, उन देशों के सोच को जो कि सऊदी अरब की हम बात कर रहे हैं, कतर की हम बात कर रहे हैं, लीबिया की बात कर रहे हैं, उसको बाकी देशों पर, दुनिया के बाकी हिस्सों पर थोपने की ये कोशिश है, उस बिजनेस सेंस का इस्तेमाल करके, उस बिजनेस फेयर का इस्तेमाल करके? पवन जी, देखिए, बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है और वो ये है कि मान लीजिए हिंदुस्तान में 20 करोड़ हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। ये 20 करोड़ लोग एक नियम के अनुसार एक खास किस्म के से ज़िबाह किए हुए मीट को ही खाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
लेकिन अब क्या होगा, ये सब चीजें लोगों के सामने लाने के बाद इकोनॉमी का जो इस्लामाइजेशन किया जाएगा, इस्लामीकरण जो किया जाएगा इकोनॉमी का, उससे क्या होगा सुनिए। वो उस मॉल में जाएंगे जो हलाल मॉल होगा, वो उस कपड़े को पहनेंगे जो हलाल कपड़ा होगा, उस मैदे को खाएंगे, उस नमकीन को खाएंगे, उस चाट टिक्की को खाएंगे जो हलाल होगा। यानी आप 20 करोड़ लोगों की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से अलग कर रहे हैं एक देश के भीतर धर्म के नाम पर। जो जिवाह का तरीका है वो तो एक्सेप्टेबल है। जैसे अब आदरणीय शाजिया जी ने कहा, उनके पिता तक उनको बहुत सिखाते थे और ये बिल्कुल सही बात है और वो सदियों से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। वो दुकान के ऊपर एक लिख दिया था यहाँ हलाल मीट मिलता है और वो एक्सेप्टेबल था सबको, ठीक है ना। यहाँ झटका का मीट मिलता है, वो एक्सेप्टेबल था सबको। अब हम इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी यदि ये जाएंगे कि घर का सामान, आप यकीन कीजिए ये 1-2 साल के अंदर इसे नहीं रोका तो ये हो जाएगा। मॉल, मकानात, ये सारी चीजें अब धर्म के आधार पर बिकने लगेंगी तो 20 करोड़ का मार्केट तो भारत में है। इसके अलावा जब 57 देशों के मार्केट को आप जोड़ लेंगे तो ये इतना बड़ा मार्केट है जी, कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं को पवन जी। हिला इसी में देगा। एक सवाल मैं और जोड़ना बाकी चाहती लोगों हूँ, का जो इसी में एक सवाल मैं हमने जोड़ना चाहती ग्लोबलाइजेशन का हूँ कि कॉन्सेप्ट है, वो खत्म हो जाएगा। जिस इस्लामिक कानून की हम बात कर रहे हैं, हम शरीयत की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जब हलाल शब्द आता है तो अपने आप उससे जुड़ जाता है और इसका इस्तेमाल तमाम इस्लामिक कंट्रीज में होता है। आप कह रहे हैं कि मांस को लेकर के, मीट को लेकर के अगर इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो एक हद तक माना भी जा सकता है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर क्यों? वो जो नियम है, जिन नियम कायदों की हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें यह भी शामिल है कि सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो उन फैक्ट्रीज में काम करें जहां पर हलाल प्रोडक्ट बनता है? क्या इसमें यह भी कहा जाता है कि जैसा कि आपने बात की, जब ज़िबा होता है कोई जानवर तो खुदा का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेकर के ज़िबा किया जाता है? क्या इस तरह की बात भी इसमें शामिल है? और किस किस तरह के नियम हैं जो इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी जैसी कंट्रीज फॉलो करती हैं? अगर प्रचलन उसका यहाँ पर बढ़ा तो कितना खतरनाक वो आगे चल के हो सकता है? पवन जी। देखिए, खान साहब से यही दरखास्त है, खान साहब इस चीज को समझें। जहां तक खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के अनुसार है, वो एक्सेप्टेबल है, उसमें किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता। भारत जैसे मुल्क में बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन समस्या ये है कि खान साहब उसे इकोनॉमी से ये जुड़ जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खान साहब इसे देश के भीतर ये कितना बड़ा विप्लव हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये निश्चित मान लीजिए कि ये होने जा रहा है कि इतने लोग जब तक कि मुसलमान नहीं होंगे, 18 से ऊपर की आयु नहीं होगी, जब तक वो उनमें से कोई एक व्यक्ति गवाही नहीं देगा, तब तक हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो चीजें मार्केट में नहीं आएंगी और वो मार्केट में आएंगी तो मुसलमान उसे नहीं खरीदेगा। ये होने चला जाएगा। खान साहब जवाब दीजिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है। खान साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैंने साफ शब्दों में ये बिल्कुल वजाहत के साथ कह दिया है। ये इंडियन लॉ ने हमको बड़ा अधिकार दिया हुआ है। अब ये गवाही हम पेश करना, किसी जगह जाके और गवाहियां पेश करके ये कहना जी इसकी गवाही है, ये हलाल चीजें रखता है तो आप इसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, इसके लिए तो मैं नहीं अपने जहन को बनाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि शरई एतबार से जो मुझको अच्छा लगेगा, मुझे फलां जगह से ये चीज मुझको हलाल लग रही है तो मैं उसे। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, सब मजहबों से हैं और सब मजहब के लोग जाते हैं। वो पहले था, आजादी से पहले जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती थी, तो क्या ऐसे जो परचून की दुकान होगी वहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे मैदा और चना और आटा और बेसन ये हलाल है कि हलाल नहीं है? ये हम लोग उसको बहुत ज्यादा ढकेल रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक। शाजिया, मेरा एक सवाल आपसे भी है। शाजिया, मेरा एक सवाल आपसे भी है। शाजिया, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बहुत ही घातक है। शाजिया, बल्कि हमारे देश के मुसलमानों को सबसे ज्यादा मुख्यधारा में आने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। ठीक है, उससे और हटाया जाएगा। लेकिन शाजिया, चूंकि आप सरकार की ओर से बात रख रही हैं यहाँ पर, तो मेरा एक सवाल आपसे भी है कि जो हम इस तरह के सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं,
सर्टिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसको कमजोर करने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी आगे, क्या रोड मैप है? क्योंकि अगर वाकई एक संस्था पहले से ही सरकारी संस्था हमारे पास मौजूद है जो खाने पीने की चीज बाजार में जाए कि नहीं ये डिसाइड करती है, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, उनको किसने ये अधिकार दे दिया कि वो अपने तरीके से ये तय करें जिस तरह से जो हलाल सर्टिफिकेट बांटे? और उसमें से कई तो दुबई से संचालित हो रही है। शाजिया जी, मजहबीकरण हो रहा है, इकोनॉमी का जो मजहबीकरण करने की कोशिश की जा रही है उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम लोग को मिलजुल के रहना है, ये हमारा एक पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है हमारा। तो हम समझ सकते हैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं। यहूदी कोशर मीट खाते हैं, मुसलमान हलाल कर खाते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन में अलग अलग फिरकों के हिसाब से अलग अलग उनकी खाने की आदतें होती हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमी को कम्युनलाइज कर लेंगे और ढूंढेंगे कि मुसलमान दुकानदार चाहिए, मुसलमान डॉक्टर चाहिए, मुसलमान ही हमें नर्स चाहिए। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था, वक्त मेरे पास इतना ही था। कई सवालों का जवाब मिला, कई सवालों का जवाब नहीं मिला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भारतीय संविधान के पैरेलल कोई ऐसी सर्टिफिकेशन व्यवस्था नहीं हो सकती जो अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से ये तय करे कि कौन सा खाना बाजार में पहुंचेगा, कौन सा नहीं पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए।